नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम योगी भतीजे के शादी समारोह में होंगे शामिल। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में की शिरकत। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दिखा सीएम धामी का अलग अंदाज। राइफल लिए सटीक निशाना लगाते दिखे सीएम धामी। रुद्रपुर में चल रहे नेशनल गेम्स प्रतियोगिता को देखने पहुंचे थे सीएम। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में धांधली के आरोप। विपक्ष ने खेलों की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। बोले ताइक्वांडो खेल में पहले से फिक्स था खेल के नतीजे। देहरादून में गौ तस्करों व गौकसी करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ की घटना में 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। रामनगर के ग्राम कारगिल में 2 लाशें मिलने से हड़कंप। झाड़ियों में महिला तो घर में शख्स की फंदे से लटकी मिली लाश। प्रेम प्रसंग में मौत का बताया जा रहा मामला। और देहरादून के क्षेत्र सालावाला में एक दंपत्ति से ठगी। यूरोप भेजने के नाम पर आपको बता दें झांसा देकर 11.5 लाख रुपए की लगभग ठगी। आरोपी प्रिंस भाई आप देख रहे हैं के खिलाफ होगा की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर, जहां 18 से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा देहरादून में सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी की है। 18 फरवरी को 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। 18 फरवरी को 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो देहरादून से अहम खबर, 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा देहरादून में शुरू होगा सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी की है। तो देहरादून से अहम खबर, 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आपको बता दें सुबह 11 बजे इस विधानसभा देहरादून में सत्र की शुरुआत होगी। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश वर्मा जी, अधिसूचना जारी हो गई। 18 फरवरी को विधानसभा की शुरुआत होगी। आपको बता दें 11 बजे से इसकी शुरुआत बताई जा रही है विधानसभा सत्र की। राजेश जी, तो हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो। तो सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिवालय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। तो राजेश वर्मा जी, हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? राजेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो 18 फरवरी को 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। तो विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 18 फरवरी से 11 बजे 18 फरवरी सुबह 11 बजे से अधिसूचना जारी हुई है। 18 फरवरी से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। तो 18 फरवरी से देहरादून से एक खबर आपको दिखा रहा है। 18 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा
के सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे से विधानसभा देहरादून में सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी की। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, 18 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, लंबे समय का जो इंतजार था, जो उससे पहले था, ये बताया जा रहा था कि कैबिनेट में ये बजट सत्र था, लेकिन कहीं न कहीं आज अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है कि राजधानी देहरादून की विधानसभा में इस बार जो है बजट सत्र होगा। इसके साथ साथ देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार बजट को लेकर के खासतौर से वोटों से ज्यादा लोगों की राय जो है, आम जनमानस की राय जो है वो इसमें दे रही है, क्योंकि बजट को लेकर के बेहतर बजट हो दामी सरकार का और जन समस्याओं और जन निर्माण के लिए जो काम हो सकते हैं उन तमाम चीजों को पहलू में रखते हुए लोगों की राय दी जा रही है। और 18 तारीख को यानी कि 18 फरवरी को सुबह 11 बजे जो है बजट की शुरुआत हो जाएगी। और ये आगे कब तक चलेगी ये बहरहाल कहना अभी आसान नहीं होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अधिसूचना जो है वो बजट को लेकर के जारी हो चुकी है और जल्द ही यानी कि सत्र उत्तराखंड का शुरू होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से राजेश वर्मा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 18 फरवरी सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। देहरादून में ये सत्र आयोजित होगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर में चल रहे नेशनल गेम्स प्रतियोगिता को देखने के लिए सीएम धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुद राइफल हाथ में उठाई। इससे उन्होंने संदेश दिया कि वे हर चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही वे व्यवस्थाओं को जांच भी रहे हैं। वीडियो में सीएम धामी हाथ में राइफल लिए सटीक निशाना लगाते दिख रहे हैं। इसमें भी एक बड़ा संदेश है। दरअसल सीएम धामी ने राज्य में अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। इसके लिए पहले दंगा कानून लेकर आए, उसके बाद पुलिस प्रशासन को इन मामलों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देशित किया। उनके निर्देशन के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्शन में है। आए दिन अपराधियों के साथ मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। सीएम धामी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि लक्ष्य पर अचूक निशाना ही सफलता का प्रमाण है। आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर अब खेल भूमि बन रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार सौरभ थपलियाल, आपको बता दें, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने हमारे संवाददाता शिव नारायण ने उनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल जी और उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है। अब जल्दी ही वो शपथ लेने वाले हैं, उनके बाद कैसे उनके कार्य रहेंगे और किस तरीके से वो काम करेंगे। उद्घाटन की शपथ हमने तो ली थी 2003 सर। पहला बोर्ड जी आप मेयर कल शपथ लेंगे, उसको लेकर के कैसे आपकी तैयारियां हैं और किस तरह की क्या आपकी प्लानिंग होगी? जी बिल्कुल, कल शपथ ग्रहण समारोह अपना रहेगा। कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे। ये बड़ी हमारे गर्व की बात है। प्रदेश के मुखिया उसमें रहने वाले हैं और अपने तमाम जो अपने विधायकगण हैं मात्र और अपने भारतीय जनता पार्टी के भी अपने वरिष्ठ जितने भी अपना नेतृत्व है, कार्यकर्ता हैं, सब लोग उसमें रहेंगे। और अपने 100 के 100 पार्षदगण हैं, उनके परिजन, उनके समर्थक, वो सब लोग भी उसमें रहेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आप बात करें तो जैसे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारी चुनौतियां भी थी जो कुछ पूर्व में काम रह चुके हैं, उनको किस तरीके से आप देखेंगे और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? देखिए, अब शहर का चहुमुखी विकास कैसे हो और एक सर्वांगीण विकास के लिए जन सहभागिता भी परम आवश्यक है। तो जनता को भी साथ में लेके आगे बढ़ाने का मेरा एक वो रहेगा। जैसे अगर एक वातावरण, हरा भरा वातावरण तैयार करना है तो उसके लिए जन सहभागिता परम आवश्यक है कि हाँ कहीं कोई पेड़ लगता है तो उसको उसकी देख रेख जो है वो वहाँ की जो जनता है वो खुद देखे कि हाँ भाई ये पेड़ बचना चाहिए, तो तब जाके वो बच पाएगा।
और उसको बढ़ना चाहिए। लोग अपने अपने घरों में भी ऐसे पेड़ लगाएं कि जिनसे घरों को भी नुकसान ना हो और वातावरण भी शुद्ध हो, हरा भरा वातावरण हो। इस प्रकार की एक जन जागरूक अभियान जो है उसको करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक हरा भरा दून रहे। और भी तमाम चीजें हैं जिनमें कि जन सहभागिता की परम आवश्यकता है और जनता के बीच में निगम जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे जो संकल्प पत्र हमने जारी किया था उसमें था कि जनता इस बार जो निगम है वो जनता के द्वार जाके काम करेगी। तो उसके लिए निगम जाएगा, थोड़ा सा एक बॉन्डिंग हमारी अच्छी बननी चाहिए, निगम के ऊपर विश्वास भी उनको हो और अपने सारे जो कर्मचारी हैं निगम के सब लोग भी मिलकर काम करें जनता के साथ। जनता के हित में ही काम करने के लिए हम सब लोग हैं और एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे और एक पारिवारिक वातावरण तैयार करके ही हम आगे निश्चित तौर पे आगे इसमें बढ़ सकते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या होती है नगर निगम में, एक तो स्वच्छता को लेकर के और एक ट्रैफिक का भी एक काफी मुद्दा है यहाँ पे शहर के अंदर, तो उससे आप कैसे निपटेंगे और क्या आप उसकी रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, स्वच्छता के लिए भी हम एक तो सबसे पहले अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी बैठ के और उसके लिए एक रणनीति बनाने वाले हैं इसके लिए, क्योंकि स्वच्छता बहुत आवश्यक है। अपना शहर स्वच्छ रहे, अपना घर हर व्यक्ति चाहता है कि स्वच्छ रहे, तो और एक जन सहभागिता इसमें भी बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ के लोग चाहेंगे कि हमारा जो परिवार है ये हमारा घर है और पूरे देहरादून के लोग अपने अब एक परिवार के तौर पे अगर इसको लें और ये अपने घर माने, तो निश्चित तौर पे अपना घर हर आदमी स्वच्छ रखना चाहेगा। जिस दिन ऐसी भावना लोगों के अंदर पैदा होगी, और निगम तो अपना कार्य करता ही है, परंतु अगर जन सहभागिता भी साथ साथ हो, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो निगम जनता के द्वार जा रहा है वो भी ये इसकी एक पहल है कि निगम जुड़ेगा जनता के साथ और अपना परिवार की तरह समझे और पूरा एक घर के अपने देहरादून माने। निश्चित तौर पे गंदगी धीरे धीरे कम होगी। कुछ पॉलीथीन है, इस पे भी हमें बैन लगाने की आवश्यकता है। इस अभी देखना है, शपथ ले लें, उसके बाद कई सारे विषय हैं जिनमें आगे कार्य करना है। ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये चाहे यातायात को लेकर है, पार्किंग को लेकर है, वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। कहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कहीं पे पार्किंग अगर हमने अभी जो तैयार हो रही है वो अभी मुझे देखना है कि भाई क्या है स्थिति, क्या है, कहाँ तक पहुँच गया है, नियत समय में काम पूरा होने वाला है या नहीं होने वाला है, सारी चीज़ों को देखना है। जी, ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल जी, जिन्होंने बताया कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी और जो अधूरे काम थे उनको पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ जो नई चुनौतियां होंगी उनका भी सामना जन सहभागिता के माध्यम से किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हर मुद्दे पर जन सहभागिता को साथ में लेकर के चलेंगे। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी कैमरामैन शुभम चौहान के साथ के न्यूज़ इंडिया देहरादून। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। नैनीताल नगर पालिका ने कल डीएसए के बास्केटबॉल कोर्ट में होने वाले नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और 15 वार्डों के सभासद के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और सभासदों के शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात नगर पालिका सभागार में पहली बोर्ड बैठक के साथ ही उनके 5 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। पालिका अध्यक्ष कांग्रेस सहित भाजपा के 3 सभासद जबकि 12 निर्दलीय सभासद शपथ लेंगे। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए नगर पालिका ने डीएसए के बास्केटबॉल कोर्ट में साफ सफाई कर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है वो हमारे डीएसए ग्राउंड में होना है, उसकी तैयारी हमारी चल रही है। उसमें अतिथियों को बुलाया जा रहा है और मान्य सभासदों को जो भी शपथ लेनी है उन सबको आमंत्रित किया जा रहा है। के अंतर्गत हाँ, उसके पश्चात हमने नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक भी रखी है। राज्य निष्ठा और पद की मुख्य अतिथि भी डिसाइड किए जा रहे हैं, उसके बाद जल्दी पता चले। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पौड़ी जिले में स्थित फूलचट्टी में गंगा नदी में आयोजित कैनो एक्सट्रीम आपको बता दें स्लालॉम प्रतियोगिता की कयाक क्रॉस सब कैटेगरी में गुरुवार को पुरुष वर्ग में मेघालय के विकास राणा और महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की करिश्मा दीवान विजेता रही हैं। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के अमित थापा का दूसरा स्थान रहा, जबकि आपको बता दें एसएससीबी के नवीन कुमार तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में मेघालय की एलिजाबेथ विंसेंट द्वितीय और अरुणाचल प्रदेश की देवी तृतीय स्थान पर रही। शीर्ष खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्य ने मेडल पहनाए। और ये आगे बढ़ते हुए फिनिश लाइन की ओर
बहुत तेज धारा प्रभाव और शानदार तरीके से बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे। 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय गेमों के भव्य समापन की तैयारियों में खेल विभाग और प्रशासन जुट गया है। समापन में हजारों की तादाद में लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन, पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट सहित वीआईपी के सुरक्षा को लेकर तैयारियों में जुट गया है। आईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समापन कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 600 कलाकार प्रतिभाग करेंगे। समापन की शाम को यादगार बनाने और लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन विशेष सुरक्षा व्यवस्था में जुटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को नेशनल गेम्स है, इनका यहाँ पर समापन होना है हल्द्वानी में, और माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर हम लोग पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। हमें दोनों एंगल से देखना है। जहाँ एक और हमें माननीय वीवीआईपी की सुरक्षा देखनी है, वहाँ जो आम पब्लिक आ रही है या जो अन्य दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, वो भी सुरक्षित यहाँ से जाएँ, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमने पार्किंग के सारे स्थान चिन्हित कर लिए हैं। जिस रास्ते से जो क्राउड है या जो दर्शक हैं वो आएंगे, वो भी पहले चिन्हित हो गए हैं। अलग अलग हमारे स्टैंड्स हैं, उनमें अलग अलग कैसे प्रवेश की व्यवस्था होगी, इसको हम एक फाइनल टेस्ट दे रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण भी हुआ है और कल जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक बैठक भी ली गई थी। तो मेनली ट्रैफिक का जो प्लान है और पार्किंग्स हैं, इसकी व्यवस्था की जा रही है, और स्टेडियम के अंदर जो मंच है इनकी, और साथ में किस तरह से सेटिंग होगी और क्या प्लान रहेगा, इस तरह इसके लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है और एक बैठक भी इसमें की गई है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में पदक के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के ताइक्वांडो प्रतियोगिता के 10 भार वर्गों के परिणाम पहले ही तय करने के आरोप लगने के बाद डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन यानी कि डीओसी को हटा दिया गया है। इसके बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच भी हटाए गए हैं। 16 भार वर्गों में से 10 भार वर्गों के गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बेचने का मामला सामने आया था। दूसरी ओर हटाए गए डीओसीटी प्रवीण कुमार के अनुसार मेरे खिलाफ न कोई दस्तावेजी साक्ष्य, न फोटोग्राफ और न ही कोई वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग है। मेरी कोई बात किसी एथलेटिक्स या अधिकारी से नहीं हुई है। बेबुनियाद आरोपों के आधार पर कार्रवाई मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है। इसमें मेरा परिवार बहुत दबाव में है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही विवादों में है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए इस राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं। कई खेलों में अव्यवस्थाओं और बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ताइक्वांडो खेल इवेंट के 10 भार वर्गों में तो मेडल तक फिक्स करने की बात सामने आई है। इसके बाद इन खेलों को करवाने वाले डीओसी के बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच तकनीकी आचरण समिति ने हटा दिए हैं। आरोप है कि डीओसी ने गोल्ड मेडल के लिए 3 लाख और रजत पदक के लिए 2 लाख और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि हटाए गए डीओसी इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार चुके हैं। वहीं नए डीओसी के अनुसार वे नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से सभी इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इस आरोप के बाद जांच में आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं। उन्हें कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पर डीओसी को हटाया गया, लेकिन पदकों की फिक्सिंग की बात गले नहीं उतरती। अन्य आरोपों के तथ्य खंगाले जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी और पदकों के स्तर पर फिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। ताइक्वांडो में 2 संगठनों के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंचा है, इसलिए दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे गंभीर मामला बता रही है और अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताइक्वांडो खिलाड़ी आयोजन स्थल पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना कोच के वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इसके विरोध में नारे भी लगा रहे हैं। See, this actually coaches the federation cannot register.
the coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card. If they are registered for a coach, they are getting their card. And if anybody is not having card, we are not going to allow them inside the field of play. आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों चले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली, बढ़ चढ़कर ये इसके इंतजामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का, ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का, लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? क्योंकि अल्मोड़ा में 20 बच्चों के भर्ती होने की खबर आई, 3 निर्णायक गणों की भर्ती होने की खबर आई, सर्दी लगने की बात सामने निकल कर आई, और रेखा आर्या जब अल्मोड़ा पहुंचती हैं तो कहती हैं सब झूठी बातें हैं, 20 नहीं 7 ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 20 हो चाहे 7 हो, तबीयत बिगड़ क्यों रही है खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल है। और वहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के? कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाया, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, हमारे प्लेयर के पीछे हमें बैठना है, उनको कोचिंग करना है। जो भी कोई बेनिफिट है वो बाकी कोच ले ले, हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें। फेडरेशन क्या कह रहा है? कितने कोच हैं टोटल? टोटल 4 कोच है महाराष्ट्र के। और फेडरेशन क्या कह रहा है? फेडरेशन ने तो एंट्री डाल दिया ना, उनका काम उन्होंने कर दिया। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं दिया गया। अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे नहीं अलाउ करे ना, यहाँ पे जो DTPC है वो अलाउ करना चाहिए। उनके पास हमारा नाम गया था, लेकिन उन्होंने हमारा नाम काट दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी को पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय खेलों में और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन ताइक्वांडो खेल को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। एक दिन पहले से हल्द्वानी में इस खेल के इवेंट शुरू हो चुके हैं। आयोजन से ठीक कुछ दिन पहले से ताइक्वांडो खेलों के 10 बार वर्गों में मेडल फिक्सिंग के आरोप लग गए। इसके बाद डीओसी और रेफरी कोच हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं ऐसे फिक्सिंग के आरोपों से देवभूमि की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि मामले में 2 ताइक्वांडो संगठनों में विवाद की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष भी आयोजनों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा के अनुसार प्रदेश में भव्य तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हो रही है। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करें, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका स्वागत किया था कि काफी समय के बाद या काफी पहली बार उत्तराखंड में किसी गेम का आयोजन हो रहा है। इन गेमों से जहां उत्तराखंड की जो वहां के जो
जो ये कर सकते हैं, युवा शक्ति है, जो स्पोर्ट्स की शक्ति है, जो वहां का टैलेंट है, वो सामने आ सकता था। लेकिन यहाँ पर भी जो सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ने देश विदेश में जो नाक कटवा दी है, जो हमारा सर जो झुक गया है, उसके लिए हम बीजेपी और वर्तमान सरकार, बीजेपी की वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से प्रकरण सामने आ रहा है वो बड़ा दुखद है, निंदनीय है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को साइड कर बाहर के लोगों को बुला करके उनको यहाँ पर खेलों में खिलवा रहे हैं और उसके बाद गोल्ड मेडलों की या सभी मेडलों की हम कह सकते हैं सरासर बेचकर बिक्री कर रहे हैं। ये एक धार्मिक सरकार की विफलता है। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी? कुछ हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करेंगे? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा। गेम खेलेंगे आप लोग? हाँ, खेलेंगे। अच्छा, क्या अगर हमारे कोचेस किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? कोच हटाया? हमारे कोचेस नहीं है, अगर हमारे कोचेस अंदर आएंगे तो हम हमारा 100% दे पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोच क्यों नहीं है? हमें नहीं पता, जो रजिस्टर्ड कोचेस थे उनको हटा के उन्होंने उनके कोचेस लाके रजिस्ट्रेशन करवाया। दूसरे कोच आ गए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका?